जो अभी मेयर जो हैं तुर्किया के, जो अभी जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो इनके बहुत बड़े हरीफ समझे जाते हैं। और क्योंकि इस्तांबुल के जो मेयर होते हैं वो बड़े अहम होते हैं, बिकॉज़ इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। और दूसरी तरफ जो है तैयब अर्दगान के हवाले से भी और उनकी फैमिली के हवाले से कुछ ऐसी मुतनाज़ा चीज़ें आ रही हैं जिसमें ख़ास तौर पे करप्शन के इल्ज़ामात जो हैं वो भी सर उठा रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस टाइम पे नेटो के अंदर एक नई शराज़ाबंदी जो है वो पेश आने वाली है। और उस नेटो की शराज़ाबंदी के अंदर तुर्किया का जो जिसको कहते हैं कि ट्रम्प कार्ड, वो इस टाइम पे तुर्किया के पास है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि तो जब रजब तैयब अर्दोगान आए थे तो उन्होंने तुर्की जो कि एक कर्जा लेने वाला मुल्क था उसको कर्जा देने वाला मुल्क बनाया, उसकी इकोनॉमी को बेहतर किया। और क्योंकि इसको एक फैसिलिटी हासिल है कि ये आधा यूरोप और आधा जो है वो एशिया के अंदर है, इस वजह से तुर्किया का एक अहम मुकाम है। और आलम इस्लाम के अंदर 3 बड़ी जो फौजें हैं, जिसके अंदर एक पाकिस्तान, एक तुर्किया और एक मिस्र है, उसके अंदर ये भी इनकी शमूलियत होती है। और साथ ही साथ जो है वो आए दिन जो है वो आड़े हाथों लेते हैं मगरबी पॉलिसियों को और इसराइल को, और दीगर चीज़ों के अंदर एक अपनी इनकी पॉलिसी है। ख़ास तौर पे जब इस तरीके से तौहीन मज़हब के हवाले से खाके जब फ्रांस के अंदर आए, तो उस टाइम पे भी तैयब अर्दोगान जो थे वो विल ऑफ द नेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, पल्स ऑफ द नेशन पे हाथ रखते हैं। लेकिन इस बार मेरे ख्याल में उनके मद्दे मुकाबिल जो लोग आए हैं उसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि गोलान साहब और उनकी जो तहरीक थी उसको बुरी तरीके से जो है वो कुचला गया था, और एक तवील अरसे से जो है उनके ऊपर क्रैकडाउन्स जारी रहे। लेकिन अब ये लग रहा है कि एक दफा से दोबारा से वो अपने आप को रीस्ट्रक्चर करने में कामयाब हो रहे हैं, और वो तमाम फोर्सेस जो कि उस टाइम पे रजब तैयब अर्दोगान साहब ने कुचल डाली थी, अब वो दोबारा से अपने आप को मेरे ख्याल में वहां सामने ला रहे हैं। और लगता ये है कि रजब तैयब अर्दोगान साहब इस तहरीक को इतनी आसानी से जो है वो कुचल नहीं पाएंगे। वो कि इस टाइम पे जो दहशतगर्दी के वाकयात थे और खास तौर पे जितना भी उनका मामलात जिस तरीके से चल रहे थे सीरिया के साथ और दीगर वहां उनके सरहदी तनाजात थे और दहशतगर्दी के इशूज थे, आपको पता है MIT के हेडक्वार्टर के सामने वहां धमाका होना, ये सारी चीजें जो थी ये बड़ी अहम थी। लेकिन उसके बावजूद रजब तैयब अर्दोगान साहब ने इसको बड़े एक्शन अंदाज के अंदर ट्रीट किया। लेकिन क्योंकि मैं इस सारे सिलसिले के अंदर कहीं मगरबी साजिश की बू को भी जरूर देख रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी साजिश जरूर है जिसको मगरिब की पुष्टपनाही इसलिए हासिल है क्योंकि तुर्किया जो है वो एक डिसाइसिव रोल अदा कर सकता है, इसलिए उनके अंदर अगर टर्मोइल होगा तो इसका फायदा यकीनन उन तमाम फोर्सेस को होगा जो नहीं चाहते कि तुर्किया जो है। यानी आप कह रहे हैं कि इसके जो ताने बाने हैं वो इंटरनेशनली आप देख रहे हैं। अमीर अब्बास साहब, मैंने आपसे इससे पहले सवाल किया था कि ये स्टोरी आपको देखी और सुनी और खुद पे गुजरी हुई महसूस तो नहीं हो रही, और साथ ये भी आप बता दें कि क्या वाकई आपको लगता है कि इंटरनेशनल लॉबी की वजह से सब कुछ हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया फरवा, आपको आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल, मुझे यू ऑडिबल। जी मुझे इत्तेफाक हुआ था जब तुर्किया में आखिरी मार्शल लॉ लगने की कोशिश हुई और रजब तैयब अर्दोगान की हुकूमत ने, उनके अवाम ने उस मार्शल लॉ को नाकाम किया, तो मुझे उसके फौरी बाद तुर्किया, इस्तांबुल और अंकारा जाने का इत्तेफाक हुआ। और इनकी पार्लियामेंट जहाँ पे उनकी एयरफोर्स ने बमबारी की थी और वो हिस्सा आज भी उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ये साबित करने के लिए कि उस कौम ने किस तरह मार्शल लॉ का रास्ता रोकने के लिए रेजिलियंस की। तो मुझे एक आला दौरे के ऊपर उन जगहों को देखने का इत्तेफाक हुआ। देखिए, तैयब अर्दोगान ने जिस तरह पावर को वहां एक्यूमुलेट किया है, ये एक बहुत मुनफरिद फिनोमेना है। 94 या 95 में जब ये पहली बार इस्तांबुल के मेयर बने और फिर 2003 में ये तुर्किया के वज़ीर-ए-आज़म बने और 2014 में फिर ये तुर्किया के सदर बने। तो अब आप देख लें कि 94 से लेके अब तक तकरीबन 30 साल से ज्यादा अरसे से ये इस वक्त हुक्मरान है। तो जब आपका की हुक्मरानी इतने तवील अरसे तक फैल जाती है तो फिर आपके अंदर अथॉरिटेरियनिज्म भी आ जाता है, फिर आपके अंदर डिक्टेटरशिप भी आ जाती है, जिसे कहा जाता है ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब आप बहुत ज्यादा इर्तकाज़े इक्तदार कर लेते हैं अपने हाथों में तो फिर उसमें बहुत सारी बहरूबियां भी पैदा होना शुरू हो जाती है। अगरचे इनके दौर में तुर्किया ने शानदार, देखिए तुर्किया को यूरोप का मद्दे बीमार कहा जाता था। ये वो शख्स है एर्दोआन जिसने तुर्किया को अपने कदमों पर खड़ा किया। जब ये पावर में आए
तो तुर्किया का जो IMF के ऊपर कर्ज था वो $23.5 अरब था। 2013 में सिर्फ 10 सालों के अंदर इन्होंने सारा कर्ज IMF का चुका दिया और आज तुर्किया के ऊपर IMF का कोई कर्ज नहीं है। जब ये पावर में आए थे तो तुर्किया का जो GDP था वो $315 अरब था। आज से 2 साल पहले 2023 में तुर्किया का GDP $1.02 ट्रिलियन पे चला गया, 3 गुना से ज्यादा बढ़ा गया। इसी तरह से पिछले साल 2024 में जो टूरिस्ट आए, दुनिया का मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनमें से एक तुर्किया था। 2024 में 62.2 बिलियन टूरिस्ट आए वहां पे $61.1 बिलियन की रेवेन्यू इनकम जनरेट हुई है सिर्फ टूरिज्म की वजह से। ये सारी वो खूबियां हैं या कामयाबियां हैं जो एर्दोआन को हासिल है, लेकिन उसके साथ साथ उनके दौर में उनकी ऑपोजिशन जो है उसके साथ कुछ नाइंसाफियां भी हुई। उन्होंने पावर के ऊपर अपना होल्ड इतना स्ट्रांग करने की कोशिश की कि कहीं न कहीं जाके वहां पे कुछ मसाइल पैदा हुए। अगरचे हमारा कोई मसला नहीं, वहां पे निस्बतन बहुत सारी चीजों में बहुत आजादियां भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि एर्दोआन को अब चाहिए कि वो ये उनके करियर का क्लाइमेक्स है, उनको चाहिए कि वो अब अपनी पावर से दस्तबरदार हो अगले इलेक्शन में जैसे ही, और वो किसी और को मौका दें। और हमने देखा भी नसरुल्लाह मलिक साहब, जैसे कि अमीर अब्बास साहब भी फरमा रहे थे और अमीर गुल साहब के साहबजादे अब्दुल्ला गुल साहब भी फरमा रहे थे। इसको मैं थोड़ा सा सम अप ऐसे करती हूँ कि मुझे इत्तेफाक हुआ कि तुर्की में पढ़ने का, और मेरा शहर डेनिजली था जो कि एक छोटा सा शहर है। वहाँ पर एक दिन जब हम निकले तो हमें मालूम हुआ कि बस के किराए उस दिन नहीं लिए जा रहे, और उसकी वजह ये बताई गई कि सदर उर्दवान का दौरा चूंकि आज इस शहर में लगा हुआ है, तो ये वहाँ की कस्टम बन गया है कि जिस शहर में सदर दौरा करते हैं वहाँ पर जो आम पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्री हो जाती है। इसके साथ मैं एक और चीज़ जोड़ती हूँ कि इकॉनमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है टर्की का, जो कि कोरोना के दौरान और उसके बाद हमने मुतासर होते हुए देखा। अब जाहिर है कि उनकी भी जो लिरा की कीमत है वो गिरी है, डीवैल्यू हुआ है, और उसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि वहाँ पर जो लोग घर नहीं ले सकते थे, तैयब उर्दवान ने उनके लिए आसानियाँ की, और महाना यूँ कह लें कि पाकिस्तानी बहुत ही मिनिमम वेज पर लोगों को एक साथ पे कर दिए, लेकिन चूंकि उनका पैसा रिवॉल्व नहीं हुआ उस तरीके से तो वो डैमेजिंग हो गया। बट ऑन दी अदर हैंड आप समझते हैं कि ये फैक्टर है कि उन्होंने डिक्टेटरशिप वाला एक लिबास ओढ़ लिया है और वो इतने साल से हुकूमत कर रहे हैं और अपोजिशन को दबा रहे हैं, ये वजह है कि उनकी मकबूलियत में कमी होती चली जा रही है? शुक्रिया फरवा। देखिए, बुनियादी बात जो समझने वाली है वो ये है कि कोई भी हुकूमतें हों या ममालिक हों, उनके माबैन जो रिलेशनशिप होती है या रिलेशन होते हैं वो खालिस्तन अपने मफाद के ऊपर मबनी होते हैं। हमने ये जो दुनिया में मुख्तलिफ फ़लसफ़े बयान कर लिए हुए हैं, अपना लिए हुए हैं कि जी फ़लाँ फ़लाँ का इत्तेहादी है, फ़लाँ फ़लाँ का मुखालफ है, ये सारी दोस्तियाँ जो हैं ये मुफाद पर मबनी होती हैं। और ख़ारजा पॉलिसी का दुनिया में असूल ये होता है कि जहाँ किसी मुल्क का मुफाद होता है वहाँ उसकी दोस्ती होती है, जहाँ उसका मुफाद नहीं होता वहाँ उसकी दोस्ती नहीं होती। इसी तरीके से जो जमहूरियत का निज़ाम है, जमहूरियत हो, पार्लिमानी निज़ाम हो, सदारती निज़ाम हो या डिक्टेटरशिप हो, ये सारे गवर्नर्स के मॉडल हैं। इनको भी हम एक बात समझ लें कि ये किसी एक जगह पे रहने वाली जमहूरियत किसी दूसरे मुल्क से कोई मुमासलत नहीं रखती। तुर्की की अपनी जमहूरियत है, पाकिस्तान की अपनी जमहूरियत है, अमेरिका की अपनी जमहूरियत है, बरतानिया की अपनी जमहूरियत है, और इस डेमोक्रेसी के लिए हर शख्स की अपनी अपनी राय है। यानी मिस्र में हमारी राय जो है वो जमहूरियत के हवाले से कुछ और है, पाकिस्तान में हमारी राय कुछ और हो सकती है। इसलिए तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि इख्तियार जो है, इक़्तिदार, ये हर मुल्क के अंदर सिवाय उन ममालिक में जहाँ बिल्कुल एक डिसिप्लिन बना दिया गया है और यहाँ के सियासतदान शायद इतने हरीस नहीं हैं कि वो चाहते हैं कि ठीक है मुझे 8 साल 4 साल का मेरा अरसा है, इस अरसे के बाद मैंने अपनी लाइफ में जाके मगन हो जाना है। उन ममालिक के अलावा तारीख उठा के देख लीजिए, कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो इक़्तिदार से अलग होना चाहे।